क्वेश्चन है, व्हाट इज corrosion, what are the examples of corrosion and what are the ways to prevent corrosion। समझते हैं एकदम सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में। तो corrosion क्या होता है? द स्लो प्रोसेस, बहुत स्लो प्रोसेस होता है corrosion, ठीक है, बहुत धीमा धीमा होता है, अचानक से corrode नहीं हो जाता कोई मेटल, ठीक है। द स्लो प्रोसेस ऑफ ईटिंग अवे ऑफ मेटल्स। वर्ड के सीक्वेंस पे ध्यान दो। द स्लो प्रोसेस ऑफ ईटिंग अवे ऑफ मेटल्स, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स थे मेरे, उनको मैं ये समझाया द स्लो प्रोसेस ऑफ ईटिंग अवे ऑफ मेटल्स। ईटिंग अवे ऑफ मेटल्स मतलब क्या होता है? कोई मेटल का अगर सामान है आपके पास तो उसमें ऐसा आपको लगता है कि कोई मेटल को खा खा के चला जा रहा है। यू डोंट नो कौन खा रहा है, बट कोई तो आके खा खा के चला जा रहा है। ईटिंग अवे ऑफ मेटल्स। उन स्टूडेंट्स ने क्या लिख दिया? द स्लो ईटिंग ऑफ मेटल्स। मतलब जब आप मेटल को धीरे धीरे खाते हो। अरे, वर्ड आगे पीछे हो जाने से पूरा सेंटेंस का मतलब बदल जाता है, तो वर्ड पे ध्यान दो थोड़ा। द स्लो प्रोसेस ऑफ ईटिंग अवे ऑफ मेटल्स। कोई खाता नहीं है जाके वहां पे मेटल, वो तो रिएक्ट हो जाता है ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ, ठीक है, हम लोग अभी समझेंगे। तो ईटिंग अवे ऑफ मेटल्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, द स्लो प्रोसेस ऑफ ईटिंग अवे ऑफ मेटल्स ड्यू टू रिएक्शन विद एयर, वाटर एंड केमिकल्स प्रेजेंट इन द एयर, ठीक है। तो क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल रहते हैं कोरोशन के लिए? कहाँ पे कोरोशन ज्यादा होता है? जहां पे भी आपका एयर है, एयर में स्पेसिफिकली ऑक्सीजन सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है। उसके अलावा भी कुछ केमिकल्स रहते हैं एयर में जिसके कारण कोरोशन होता है, मैं अभी बताऊंगा आपको। वाटर, अगर पानी के आसपास कोई भी मेटल का सामान आप रख दिए, या फिर मॉनसून के टाइम रेनी सीजन में अगर आप कोई मेटल का सामान बाहर रख दिए तो पक्का कोरोड हो जाना है, ठीक है। वाटर एंड केमिकल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो कैसे केमिकल्स, हम लोग अभी बात करेंगे। कुछ ऑक्सीजन और वाटर के अलावा भी कुछ केमिकल्स रहते हैं, कुछ गैसेस रहते हैं जिनके कारण कोरोशन हो सकता है। कोरोशन सिर्फ और सिर्फ मेटल्स में होते हैं, इसलिए मैंने यहीं पे लिख दिया स्लो प्रोसेस ऑफ ईटिंग अवे ऑफ मेटल्स। नॉन मेटल्स में कोरोशन नहीं होता। इतना आया समझ में डेफिनेशन? अब इसके एग्जाम्पल समझते हैं और उनको देखते भी, उनका क्या कलर होता है, सब कुछ देखते हैं, ठीक है। तो पहला तो कोरोशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे के सामान में जंग लग जाता है। तो मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूं क्या कलर चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो ये इमेज देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? दिस इज ओरिजिनल स्टील, मतलब जो नया नया स्टील निकला है, अभी तक कोरोशन हुआ नहीं है, ये अभी अभी बन के निकला है, ठीक है, स्टील प्लांट से, किसी स्टील प्लांट से। और लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है रस्टेड स्टील। ये बहुत टाइम से हो सकता है एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, वाटर के कांटेक्ट में पड़ा था, तो इसके ऊपर देखो पूरा रस्टिंग हो गया। तो क्या कलर चेंज हुआ? ओरिजिनल स्टील का होता है स्टील ग्रे बोलते हैं, या फिर ग्रे बोल दो आप, ग्रे कलर। स्टील का फॉर्मूला क्या होता है? Fe। स्टील इज बेसिकली एन अलॉय, आयरन और कार्बन का एक अलॉय रहता है, Fe एंड C का एक अलॉय रहता है। अलॉय क्या होता है? अलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स या फिर नॉन मेटल एंड मेटल, ठीक है। लिक्विड स्टेट में 2 3 4 जो भी चीजें हैं उनको मिला दिया जाता है। तो स्टील कैसे बनता है? आयरन प्लस कार्बन गिव स्टील। उसके साथ थोड़ा बहुत निकल और क्रोमियम भी मिलाते हैं टू इंप्रूव द प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो नॉर्मल स्टील का कलर होता है स्टील ग्रे, एंड जब वो रस्ट हो जाता है, उसमें ऑब्वियसली आयरन है, ठीक है, तो जब वो रस्ट हो जाता है, बेसिकली क्या होता है, वो जो आयरन रहता है स्टील के अंदर, इट कंबाइंस विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म्स आयरन ऑक्साइड, Fe2O3। आयरन ऑक्साइड का कलर हमेशा रेडिश ब्राउन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो ब्राउन कलर का कैसे अजीब सा हो गया, रेडिश ब्राउन कलर बोलते हैं।
ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ स्टील इज एन एग्जांपल ऑफ कोरोशन। आया समझ में? नेक्स्ट है ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। अच्छा, इसको टार्निश भी बोलते हैं। लिखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, सिर्फ वीडियो देख के कुछ नहीं होगा। इसको टार्निशिंग ऑफ सिल्वर भी बोलते हैं, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। अब टार्निश क्या चीज होता है, मैं फिर से आपको इमेज दिखा देता हूं। तो देखो, ये हो गया आपका टार्निश सिल्वर। हल्का सा ब्लैक सा, हल्का सा एक कोटिंग पड़ जाता है सिल्वर के ऊपर। ये हो गया आपका न्यू सिल्वर, एकदम चमकता हुआ सिल्वर कलर का। एंड इसी चम्मच को आप अगर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ऐसे ही रख दोगे काफी टाइम तक, तो पुराना जब हो जाता है सिल्वर का चम्मच, तो वो कुछ ऐसा सा हो जाता है। ये ब्राउनिश ब्लैकिश टाइप का एक कोटिंग पड़ जाता है इसके ऊपर। ठीक है, इसका रिएक्शन मैं बताऊंगा आपको। इस कोटिंग को आप वापस हटा सकते हो। आप अगर सिल्वर ज्वेलरी के दुकान में दोगे कि इस टार्निश को हटा दो, उनके पास स्पेशल सोल्यूशन रहता है जिसमें वो लोग वॉश करते हैं इस चम्मच को। तो इसके ऊपर का जो टार्निश वाला जो पार्ट है, ब्लैकिश कोटिंग जो हो गया है, वो हट जाता है। ये वापस ऐसे चमकने लगता है। ठीक है, तो इसको हटा सकते हो, इस कोरोशन को। ये बहुत ही हल्का सा रहता है, ऊपर बस एक पतला सा लेयर रहता है। आपका मेटल का सामान जो है वो डैमेज नहीं होता है बहुत ज्यादा। स्टील का जैसे कोरोशन बहुत खतरनाक होता है, सिल्वर का कोरोशन हल्का सा ऊपर रहता है। तो मैं आपको जल्दी से इसके लिए रिस्पॉन्सिबल गैस और इसका जो रिएक्शन है वो बता देता हूँ। तो सिल्वर को जब आप ओपन एयर में रखते हो, तो ओपन एयर में एक गैस होता है विच इज कॉल्ड हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S। इसका कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है रॉटन एग स्मेल, सड़ा हुआ अंडा जैसा स्मेल होता है इसका। आई डोंट नो आपने सड़ा हुआ अंडा कभी स्मेल किया है कि नहीं। ठीक है, रॉटन एग स्मेल। तो इसके साथ ये एटमॉस्फेयर में बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। तो इसके साथ जब सिल्वर रिएक्ट करता है, तो इट फॉर्म्स सिल्वर सल्फाइड एंड H2 गैस इज गिवन आउट। तो आपको अगर टार्निशिंग का रिएक्शन लिखने को आ जाए, आप क्या लिखोगे? 2Ag plus H2S gives Ag2S plus H2 गैस इज रिलीज्ड। ठीक है, तो ये हो गया आपका टार्निशिंग का रिएक्शन। ये रिएक्शन लिख लो। ठीक है, Ag2S कैसा कलर होता है? ब्लैकिश कलर होता है। आया समझ में? टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। नेक्स्ट है ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। कॉपर का कोरोशन कैसा होता है बता देता हूं मैं आपको। कॉपर का कोरोशन ग्रीनिश ब्लूइश कलर का होता है। ठीक है, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। बेसिकली ये जो ग्रीन कलर का जो कोटिंग हो जाता है कोरोशन के वक्त, ये क्या होता है? इट्स अ मिक्सचर ऑफ कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड। वेरी इंपॉर्टेंट, नोटेड डाउन। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर जो कोरोशन से बनता है, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड। इट्स अ मिक्सचर। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, मैं आपको इसका इमेज दिखा देता हूं। तो देखो, दिस इज कोरोशन ऑफ कॉपर। ये हो गया कॉपर का ओरिजिनल कलर। एंड ये जो ब्लूइश ग्रीन कलर का कोटिंग देख रहे हो, दिस इज कोरोशन ऑफ कॉपर। ये क्या है? कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर है। ठीक है, नोट डाउन करते रहो इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स है। नेक्स्ट, व्हाट आर द वेज टू प्रिवेंट कोरोशन? कोरोशन प्रिवेंट करने के कई सारे तरीके हैं। आप बेसिकली मेटल को किसी चीज से कवर करना पड़ेगा। तो पहला मेथड हो गया अप्लाइंग पेंट। मान लो आपके पास एक कोई मेटल का सामान है, अब आप इसके ऊपर पेंटिंग कर रहे हो। पेंटिंग कर रहे हो मतलब क्या? इसके ऊपर आपने मान लो रेड पेंट कर दिया। तो पेंटिंग कर रहे हो मतलब इसके ऊपर आपने एक मोटा सा लेयर बना दिया है ना, जस्ट लाइक दिस, पेंट का लेयर बना दिया। ठीक है, अब उस मेटल ऑब्जेक्ट के ऊपर क्योंकि आपने एक कंप्लीट लेयर ऑफ पेंट बना दिया है, अब आसपास जो ऑक्सीजन है भी, मान लो आसपास एयर में जो ऑक्सीजन है, वो मेटल के साथ कांटेक्ट में आ पा रहा है क्या? ब्लू वाला मेटल था, ठीक है, नीचे देखो ब्लू वाला जो लाइन दिख रहा है, दिस इज मेटल। तो ब्लू वाले मेटल के साथ कांटेक्ट में आ पा रहा है क्या? नहीं।
बीच में एक बैरियर आ जा रहा है, जो भी पेंट आपने लगाया था उस पेंट का, ठीक है। मॉइस्चर है मान लो एटमॉस्फेयर में, वो आ पा रहा है क्या कांटेक्ट में ब्लू मेटल के साथ? नहीं, वो भी नहीं आ पा रहा है, क्योंकि वो भी जाके टकरा रहा है जो पेंट का लेयर लगाया था आपने उसके साथ। बट पेंटिंग में एक प्रॉब्लम है, अगर मान लो कहीं से ड्यू टू सम रीजन स्क्रैच लगता है इस ऑब्जेक्ट पे, मेटल के ऑब्जेक्ट पे, और पेंट का लेयर वहां से डैमेज हो जाता है। मान लो एक छोटा सा स्क्रैच लगा देता हूं मैं इस पे, छोटा सा स्क्रैच, यहां से पेंट का लेयर डैमेज हो गया, ठीक है। होता ही है, कई बार स्क्रैच लग सकता है। अब क्या होगा? अब जो ऑक्सीजन है या मॉइस्चर है वो सब जाके मेटल के साथ कांटेक्ट होगा, O2, H2O, सब कुछ यहां से मेटल के साथ कांटेक्ट होना शुरू हो जाएगा, और देखते ही देखते थोड़े दिनों में आपको यहाँ पे धीरे 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 कोरोशन होता हुआ दिखाई देगा, रस्टिंग होता या कोरोशन होता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। तो आपका मेटल का ऑब्जेक्ट तो खराब हो ही गया ना, एक छोटा सा स्क्रैच लगा था देखो, और स्क्रैच से ही शुरू हुआ आपका मेटल बॉडी का कोरोशन। आ रहा है समझ में? तो पेंटिंग अच्छा प्रोसेस तो है, लेकिन पेंटिंग बार बार करना पड़ता है। हर साल एक बार पेंटिंग आप करोगे तो आपका मेटल ज्यादा लंबा चलेगा। आप एक बार पेंट कर दिए और 20 साल के लिए निश्चिंत हो गए कि नहीं मेरा मेटल का ऑब्जेक्ट तो कोरोड नहीं होगा, नहीं, वो वैसे नहीं बच सकता है। 20 साल एक पेंटिंग का लेयर नहीं बचा सकता मेटल को, आपको हर साल पेंटिंग करता रहना पड़ेगा, ठीक है। जैसे शिप्स में, शिप्स आर मेड ऑफ स्टील एंड आयरन, राइट, एंड शिप्स चलते हैं समंदर में, तो ओशन में तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा मॉइस्चर है, क्योंकि इतना एवापोरेशन हो रहा है, चारों तरफ पानी ही पानी है, शिप भी पानी के नीचे आधा डूबा रहता है, ठीक है। तो शिप्स में वन ऑफ द मेजर टास्क इज पेंटिंग, कंटिन्यूसली डेली बेसिस में, थोड़ा 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 थोड़ा, क्योंकि शिप बहुत बड़े होते हैं ना, यू कैन नॉट पेंट अ शिप इन वन सिंगल डे, बहुत टाइम लगता है। तो थोड़ा आज एक पार्ट किए, कल एक पार्ट किए, परसों एक और पार्ट किए, ऐसे करके डेली बेसिस में पेंटिंग चलता रहता है, शिप के अंदर भी शिप के बाहर भी, ठीक है। क्यों? टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कोरोडिंग अवे, टू प्रिवेंट द स्टील फ्रॉम गेटिंग वीक ड्यू टू कोरोशन। क्योंकि देखो स्टील है, मान लो आपके सामने एक एग्जांपल दे रहा हूं छोटा सा, जैसे शिप है, ठीक है, शिप में पूरा स्टील का बना हुआ, पूरा का पूरा शिप स्टील का बना रहता है। आप मान लो साइड में एक ऐसा रेलिंग सा है और उसमें सपोर्ट लेके आराम से देख रहे हो, वाओ सच अ ब्यूटीफुल ओशन, ठीक है। तो सनसेट देख रहे हो, मान लो यहाँ पे सनसेट हो रहा है दूर कहीं पे, आप सनसेट देख रहे हो। अब आपको पता है स्टील है, स्टील इज स्ट्रॉन्ग, यू आर अज्यूमिंग इट टू बी स्ट्रॉन्ग, बट मान लो इसके नीचे कहीं पे, इधर पे कोरोशन हुआ पड़ा, बहुत खतरनाक कोरोशन हुआ पड़ा है, या फिर यहां पे कोरोशन हुआ पड़ा है। अब क्या होगा? जब स्टील पे जंग लग जाता है वो बहुत ही, देखना, एकदम फ्लेकी सा हो जाता है। आप कभी रस्टेड स्टील लेके तोड़ के देखना, बी केयरफुल, हाथ में लगा मत लेना, ठीक है, चोट मत लगा लेना। आप थोड़ा सा प्रेशर दोगे वो बिस्किट की तरह कड़क टूट जाएगा, एकदम बिस्किट जैसे हो जाता है, वो इतना पतला हो जाता है, इतना वीक हो जाता है। अब आप इसमें सपोर्ट देके देख रहे हो, यहाँ पे कोरोशन है, तो क्या हो सकता है, आपके बॉडी वेट से ये टूट सकता है, और अचानक से अगर ये टूट गया क्या होगा? या फिर मान लो यहां से टूट गया तो क्या होगा? आप सीधा जाके समंदर में गिरोगे, एंड इट कैन बी अ वेरी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, ठीक है। तो इसलिए अगर कोरोशन को आप टाइम पे ट्रीट नहीं कर रहे हो, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो इट माइट क्लेम समवन्स लाइफ, किसी की जान जा सकती है, इतना डेंजरस हो सकता है कोरोशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन मतलब हो गया अप्लाइंग ऑयल या फिर ग्रीस, ऑयलिंग या फिर ग्रीजिंग। आपने देखा होगा आपके पास अगर साइकिल है, साइकिल के चेन में बीच बीच में ऑयलिंग करना पड़ता है, नहीं तो वो कोरोड हो जाता है, रस्ट लग जाता है और बहुत ज्यादा दम लगाना पड़ता है, आपको बीच बीच में साइकिल को सर्विसिंग के लिए ले जाना पड़ता है, ठीक है। तो जब सर्विसिंग के लिए ले जाते हो, आप ध्यान देना साइकिल के चेन को, जो बंदा है, जो मैकेनिक है, साइकिल मैकेनिक, वो एक हाथ से पेडल को घुमाता है और एक हाथ से ऑयलिंग करता है चेन पे। ध्यान देना ये चीज, वो ऑयलिंग क्यों करता है? ताकि आपका चेन कोरोशन से बच सके,
और आपके चेन अगर कोरोशन से बचेगा तो क्या होगा, आपको उतना ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आप इजीली थोड़ा सा पेडल मारोगे साइकिल सर से भागेगी। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑयलिंग किया जाए। ज्यादातर मशीनों में हमें ऑयलिंग करना पड़ता है टू कीप द फ्रिक्शन लो, क्योंकि जब भी मशीन में कोरोशन होता है तो कोरोशन में क्या हो जाता है, कोरोशन से आपका जो भी मेटल का सरफेस होता है वो रफ हो जाता है। मैंने अभी दिखाया आपको, ठीक है, रफ सरफेस हो जाता है। और रफ सरफेस मतलब क्या, फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन मतलब क्या, मोर एनर्जी। एक तो मोर एनर्जी कंज्यूम होगा, आपको ज्यादा दम लगाना पड़ेगा मशीन चलाने के लिए। और दूसरा होगा कि ओवर हीटिंग, फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होता है, ये तो हमें पता ही है। तो आपका मशीन जो है वो गर्म होते 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 हो सकता है आग लग जाए कहीं पे, या फिर हो सकता है मशीन ही हमेशा के लिए खराब हो जाए, आपको लॉस हो जाए। मशीन्स आर एक्सपेंसिव, राइट। ठीक है, तो कोरोशन से बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर मशीन को रेगुलरली हमें ऑयलिंग या ग्रीजिंग करना चाहिए। ग्रीज इज ऑल्सो जस्ट लाइक ऑयल। ऑयल लिक्विड होता है, ग्रीज सेमी सॉलिड सा होता है। मैं दिखा देता हूं आपको ग्रीज कैसा दिखता है, सेमी सॉलिड सा होता है, बट काम दोनों का सेम है, लुब्रिकेशन करना। तो इसलिए मशीन्स में लुब्रिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है टू अवॉइड एक्सेस फ्रिक्शन एंड टू अवॉइड ओवरहीटिंग एंड टू अवॉइड कंजम्पशन ऑफ मोर एनर्जी। मैं आपको ग्रीज कैसा दिखता है जल्दी से दिखा देता हूँ। तो ये देखो, ग्रीज ऐसा सा दिखता है, सेमी सॉलिड सा होता है, एकदम जेली जैसा। और आप लेके इसको जहाँ पे फ्रिक्शन होने के चांसेस है उन जगहों में लगा देते हो। तो ग्रीस का बेसिकली फायदा क्या रहता है ओवर ऑयल, मतलब कुछ मशीनों में जहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर नहीं होता है वहां पे तो आप ऑयलिंग कर सकते हो, बट एट वेरी हाई टेम्परेचर्स ऑयल जो है वो जल जाता है। ऑयल तो आग लग जाती है ना ऑयल में, आपको पता ही है, पेट्रोलियम डीजल सब ऑयल है। ठीक है, तो नॉर्मल ऑयलिंग करोगे तो बहुत ज्यादा अगर हाई टेम्परेचर है तो ऑयल जल जाता है और वो लुब्रिकेशन नहीं कर पाता। तो ऐसे हाई टेम्परेचर एरियाज के लिए आप ग्रीजिंग करते हो, ग्रीज लगाते हो, क्योंकि ग्रीज जो है वो हाई टेम्परेचर में जलता नहीं है। आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग बेसिकली एक सस्ता मेटल लो आप, जैसे कि स्टील, स्टील का कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है। अब आपको स्टील का लुक कुछ खास नहीं होता है, स्टील ग्रे कलर का होता है, देखे हो ना, स्टील का लुक कुछ खास नहीं होता है, प्लस ऊपर से कुछ दिन यूज करोगे तो उसके ऊपर रस्ट पड़ जाएगा और गंदा दिखेगा, ब्राउनिश कलर का। ठीक है, तो आपके घरों में अगर गेट या ग्रिल या विंडो कुछ भी है तो आप देखोगे उसके ऊपर या तो पेंट लगाते या तो कुछ लगाते हैं। नॉर्मल स्टील का सामान हम यूजुअली नहीं रखते क्योंकि इट लुक्स बैड, ठीक है, वो ग्रेइश ब्राउन टाइप का हो जाता है। तो देयर इज अ वे यू कैन प्रोटेक्ट स्टील, इट्स बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आप क्या करते हो, आप कोई लो रिएक्टिविटी वाला मेटल लेते हो। याद करो, रिएक्टिविटी सीरीज वाला वीडियो मैंने आपको याद करने का ट्रिक भी बताया था, ठीक है। इसी प्लेलिस्ट में आपको हाउ टू रिमेंबर द रिएक्टिविटी सीरीज का एक वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो में पूरा बताया। तो लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स कौन कौन से थे? गोल्ड था, सिल्वर था, प्लेटिनम था, कॉपर था, ये सब लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब देखो गोल्ड तो बहुत महंगा होता है, मैं अगर पूरा सामान ही गोल्ड का बना दिया तो मेरे को बहुत खर्चा हो जाएगा, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो मैं क्या करूंगा, सामान तो स्टील का रखूंगा, बट उसके ऊपर मैं एक पतला सा, बहुत पतला सा एक गोल्ड का कोटिंग चढ़ा दूंगा। कैसे चढ़ाऊंगा? मैं इलेक्ट्रोलिसिस का एक प्रोसेस होता है, आपने क्लास 8 में पढ़ा है। इलेक्ट्रोलिसिस में बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी पास करके आप गोल्ड का एक पतला सा लेयर डिपॉजिट कर देते हो स्टील के ऊपर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपने केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट क्लास 8 चैप्टर में शायद पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोलिसिस का ही एक एप्लीकेशन है। मैं पूरा प्रोसेस तो अभी फिलहाल नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस होता है, केमिस्ट्री के काफी सारे रिएक्शंस लगते हैं। बट बेसिकली क्या होता है, स्टील के ऊपर एक आप पतला सा एक
एक्सपेंसिव मेटल का आप सिल्वर प्लेटिंग कर सकते हो, आप कॉपर प्लेटिंग कर सकते हो, आप गोल्ड प्लेटिंग कर सकते हो। तो फिर एक लो रिएक्टिविटी वाले मेटल का कोटिंग बना दिया। अब क्या होगा देखिए, अब जो भी मॉइस्चर या ऑक्सीजन है, क्या वो स्टील से कांटेक्ट हो पा रहा है? नहीं। उसके बीच में क्या आ जा रहा है? एक पतला सा कोटिंग ऑफ गोल्ड आ जा रहा है। मान लो आपने गोल्ड प्लेटिंग किया तो एक पतला सा गोल्ड का कोटिंग आ जा रहा है। ठीक है, अब गोल्ड का कोटिंग आया तो क्या हुआ? गोल्ड तो लीस्ट रिएक्टिव है, बहुत ही कम रिएक्टिविटी है। गोल्ड कभी ऑक्सीजन से, मॉइस्चर से रिएक्ट ही नहीं करता। तो गोल्ड बोलेगा मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, तुम लोग आओ मेरे साथ कांटेक्ट करो, जाओ, मैं तो रिएक्ट करने वाला ही नहीं हूं। और अंदर जो छुपा हुआ स्टील है तो स्टील बच जाएगा। प्लस एक तो पहला तो फायदा हो गया इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कि नो कोरोशन, आपने कोरोशन से स्टील को बचा लिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके अलावा एक और फायदा है कोरोशन का, सॉरी इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, कि गुड लुक्स। मैं आपको गुड लुक्स दिखाता हूँ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके आप कैसे लुक्स को बहुत ही अच्छा कर सकते हो। ठीक है, दिखाता हूँ। तो ये देखो, साइलेंसर्स जो होते हैं बाइक में, आपने देखा होगा वो चमकीला सा एकदम शाइनी सा एक मेटल फिनिश रहता है। वो क्या रहता है? बेसिकली वो स्टील का ही बना है, लेकिन नॉर्मल स्टील देगा तो ये उतना अच्छा दिखेगा नहीं। तो उसमें क्या करते, एक क्रोमियम का प्लेटिंग दे देते हैं। कोई भी बाइक के साइलेंसर को आप ध्यान से देखना, खासकर रॉयल एनफील्ड्स, उनमें क्रोमियम प्लेटेड साइलेंसर देते हैं। ठीक है, तो देखो लुक्स कितने अच्छे हो गए, कितना स्मूथ एंड शाइनी सा लुक लग रहा है। ठीक है, साइकिल के हैंडल्स में क्रोमियम प्लेटिंग रहता है। ये देखो साइकिल का हैंडल कैसे चमक रहा है, दिस इज बेसिकली स्टील, लेकिन उसके ऊपर क्रोमियम का एक पतला सा प्लेटिंग दे दिए, कितना मस्त लग रहा है। ठीक है, तो साइकिल्स में ऐसे रहते हैं, बाइक्स में रहते हैं, घर के नलों में रहता है क्रोमियम प्लेटिंग, क्योंकि बाथरूम में बहुत ज्यादा मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन होता है। आप नहाते हो, कपड़े धोते हो, जो भी होता है, तो बेसिकली बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है। एंड अगर नल नॉर्मल स्टील का रहेगा तो कोरोशन हो जाएगा। तो नलों में यूजुअली क्रोमियम प्लेटिंग दिया जाता है टू प्रिवेंट देम फ्रॉम कोरोशन, पहला रीजन। और दूसरा रीजन उनके गुड लुक्स के लिए, अगर क्रोमियम प्लेटेड नल आपके बाथरूम में लगे हैं तो वो एक अच्छा सा लुक देता है, रादर देन जस्ट हैविंग नॉर्मल स्टील के नल। ठीक है, तो क्रोमियम प्लेटेड वाले नल भी यूज होते हैं। उसके बाद अगर आप ज्वेलरी खरीद रहे हो तो प्योर गोल्ड का अगर ज्वेलरी बनाओगे तो आपको काफी महंगा पड़ता है, क्योंकि गोल्ड इज एक्सपेंसिव ऑब्वियसली। बट अगर आप एक कॉपर का ज्वेलरी बनाओ और उसके ऊपर गोल्ड प्लेटिंग कर लो तो आपको पता चलेगा क्या, देखो ये गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी है, इसके अंदर हो सकता है कॉपर है, बट ऊपर से गोल्ड प्लेटिंग कर दी है, तो आपको पता चल रहा है कि ये गोल्ड है या कॉपर है। लुक्स तो बिल्कुल गोल्ड वाला दे रहा है। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो जो चीप ज्वेलरीज रहते हैं उसमें गोल्ड प्लेटिंग यूज किया जाता है, ताकि एक तो कोरोशन ना हो और वो सस्ते में गोल्ड वाला लुक भी दे सके। और आपके पास अगर बहुत पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है, तो आप ये भी करा सकते हो, आप एक लैम्बोर्गिनी ले सकते हो। और लैम्बोर्गिनीज आर ऑलरेडी वेरी वेरी एक्सपेंसिव, और उसको आपके पास अगर और बहुत ज्यादा पैसा है तो उसको गोल्ड प्लेटिंग करा। ठीक है, आई डोंट नो, कुछ लोगों को ये लुक बहुत पसंद होता है, कुछ लोगों को बहुत ही कचड़ा लगता है ये लुक, बट यस दिस इज लाइक एकदम खतरनाक पैसा है आपके पास तो आप ये भी करा सकते हो। ठीक है, चलो, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग समझ में आया। नेक्स्ट है गैल्वनाइजिंग। गैल्वनाइजिंग में क्या करते हैं, कोटिंग विद जिंक। तो आयरन का मान लो आपके पास कोई सामान है और उसको अगर आप जिंक से कोट कर रहे हो, किससे कोट कर रहे हो? जिंक का एक पतला सा कोटिंग लगा रहे हो उसके ऊपर। कैसे लगाते हैं? दो मेथड्स होते हैं जिंक के कोटिंग लगाने के। या तो आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दो, इलेक्ट्रिसिटी से जिंक का एक पतला सा लेयर डिपॉजिट कर दो आयरन के ऊपर, या तो फिर आप लिक्विड मोल्टन जिंक में आयरन के ऑब्जेक्ट को डुबो और फिर वापस निकाल लो, तो एक लेयर लग जाएगा ना जिंक का चारों तरफ। मोल्टन जिंक है, उसमें आपने आयरन को डुबोया और निकाल लिया, तो एक लेयर लग जाएगा चारों तरफ। ठीक है, तो दोनों मेथड से आप गैल्वेनाइजिंग कर सकते हो। मोल्टन जिंक के अंदर डिप कर दो इसको, डिप इन मोल्टन जिंक। ठीक है, गैल्वेनाइजिंग, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, हाँ, गैल्वेनाइजिंग इज अ कोटिंग विद जिंक। याद रखो इस चीज को, नोट्स में लिख लो।
गैल्वेनाइजिंग करने के बाद ये जो आपका आयरन का जो भी शीट बना है इसको बोलते हैं जी आई शीट या फिर जी आई ऑब्जेक्ट, जी आई पाइप, व्हाटएवर। आप आयरन खरीदने जाओगे, आयरन का पाइप या आयरन का शीट कुछ खरीदने जाओगे तो दुकान वाला आपको आपसे पूछेगा नॉर्मल चाहिए या जीआई शीट चाहिए। तो जीआई मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन, जीआई का मतलब है गैल्वेनाइज्ड आयरन। आ रहा है समझ में? चलो, तो जीआई शीट भी हो गया। अच्छा, जिंक से ही क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन तो दिमाग में आना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ जिंक से ही क्यों करते हैं? आई मीन और मेटल से भी कर सकते हैं, बट देखो जिंक के दो फायदे। एक तो जिंक ठीक ठाक चीप होता है, बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता है, आराम से मिलता है, इजीली एक्सेसिबल है। दूसरा चीज, अब देखो गैल्वेनाइज्ड आयरन क्यों लेते हैं? आप क्यों ना अपने आयरन के ऑब्जेक्ट को पेंट कर लो, आप फालतू फालतू गैल्वेनाइज कराने क्यों जाओगे? अब इस चीज को अच्छे से समझो। अब देखो, पेंटिंग में मैंने क्या कहा था, पेंटेड आयरन ऑब्जेक्ट में अगर थोड़ा सा भी स्क्रैच लग जाए कहीं पे और पेंट जो है वो वहां से डैमेज हो जाए, हल्का सा, देखो हल्का सा स्क्रैच लगा है, वहां से पेंट डैमेज हो गया, अब क्या करेगा? अब इतना सारा पेंट होने का, बाकी तो अभी भी बाकी है ना, थोड़ा सा ही तो डैमेज हुआ है, बट बाकी इतना सारा पेंट होने का कोई फायदा है क्या? नहीं, क्योंकि यहां से ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, मॉइस्चर रिएक्ट करेगा एंड इधर से आपका रस्ट लगना शुरू हो जाएगा। पेंट में ये प्रॉब्लम है, ठीक है? थोड़ा सा भी अगर स्क्रैच आ गया वहां से रस्ट लगना शुरू। बट जीआई में क्या है? जीआई में अंदर आयरन है, ऊपर रेड वाला जो देख रहे हो दिस इज जिंक, ठीक है? अब मान लो इसमें भी स्क्रैच लग गया, छोटा सा स्क्रैच लग गया, चलो छोटा सा स्क्रैच लगा दिया हम लोग। अब यहां से ऑक्सीजन और मॉइस्चर तो आके टच कर रहा है, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर दोनों आके आयरन को टच कर रहे हैं, बट कोरोशन होगा क्या? टच तो कर रहा है, कोरोशन होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप अगर रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे तो Zn Fe के ऊपर आता है। Zn is more reactive and Fe is less reactive। याद करो, मैंने मंत्र भी बताया था, अगर आपने रिएक्टिविटी सीरीज वाला वीडियो नहीं देखा, आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद नहीं है, मैंने एक इजी सा मंत्र बताया है केदारनाथ बाबा का, रिमेंबर? तो वो वाला वीडियो देख लो, इसी प्लेलिस्ट में है, हाउ टू रिमेंबर द रिएक्टिविटी सीरीज, इसी प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है? उस वीडियो में देख लो। तो उसमें मटर आलू जरा फीके नहीं, याद आ रहा है? मटर आलू जरा पीके नहीं, तो जरा इज जिंक, पीके इज आयरन, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव हुआ, आयरन लेस रिएक्टिव हुआ, ठीक है? अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन और मॉइस्चर आ रहा है, यहाँ पे जूम इन करते हैं थोड़ा, यहाँ पे जो ऑक्सीजन और मॉइस्चर आ रहा है, ऑक्सीजन और मॉइस्चर के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो जिंक से रिएक्ट कर जाए या तो वो आयरन से रिएक्ट कर जाए। ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है? आयरन और जिंक में ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है? जिंक है। तो यहाँ पे कौन आके रिएक्ट करेगा? जिंक खुद आके रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ। जो भी ऑक्सीजन आ रहा है उसको जिंक अपने तरफ खींच लेगा, चल तू मेरे साथ रिएक्ट कर जा, मैं ज्यादा रिएक्टिव हूं। तो उससे क्या होगा, जो भी ऑक्सीजन मॉइस्चर आ रहा है वो जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ऊपर वाला कोटिंग तो भले ही खराब होता रहेगा लेकिन अंदर आयरन बच जाएगा। तो इस चीज को क्या बोलते हैं? देखो, आयरन के लिए जिंक ने अपनी कुर्बानी दे दी, सैक्रिफाइस कर दिया अपने आप को, तो इस चीज को बोलते हैं सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, या फिर सैक्रिफिशियल एनोड भी बोलते हैं। एनोड क्यों बोलते हैं वो 11th में आपको पता चलेगा, बट सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन या सैक्रिफिशियल एनोड, जिंक ने अपनी कुर्बानी दे दी आयरन को बचाने के लिए।
सैक्रिफाइस दे दिया, ठीक है, आया समझ में। इसलिए जिंक से कोट करने से आपका भले ही जिंक का कोटिंग कोरोड हो जाएगा लेकिन अंदर के आयरन को बचा लेगा। दैट इज वाई गैल्वेनाइज्ड आयरन, गैल्वेनाइजेशन एज अ प्रोसेस इज बेटर देन पेंटिंग, ठीक है, लेकिन हाँ थोड़ा सा महंगा पड़ता है एज कंपेयर टू पेंट्स। देखो डेजर्ट कूलर्स जो होते हैं, जो गर्मियों के टाइम में कूलर्स चलते हैं, ठीक है, एक तो होता है एयर कंडीशन और एक कूलर चलता है पानी वाला, ठीक है, तो देखा ही होगा आपने। तो डेजर्ट कूलर्स में जो आपको ये सिल्वरी सा आयरन यूज होता हुआ दिखता है, दिस इज बेसिकली गैल्वेनाइज्ड आयरन। ये आयरन का ट्रू कलर नहीं है, आयरन तो अंदर है, ये जिंक का कलर है। तो जिंक का एक पतला सा कोटिंग देते हैं ताकि अंदर के आयरन को बचा सके, क्योंकि डेजर्ट कूलर्स में हवा भी है एंड मॉइस्चर तो भर भर के है क्योंकि पानी से ही वो ठंडा करता है। तो देयर आर हाई चांसेस ऑफ कोरोशन एंड उसमें गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट यूज करके डेजर्ट कूलर को बनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, इन सब के अलावा वापस हम चलते हैं और यहाँ पे एक स्पेशल मेटल के बारे में देखते हैं जो अपने आप को खुद ही बचा लेता है। ब्यूटिफुल मेटल, द मेटल ऑफ एल्यूमिनियम, अपने आप को खुद ही बचा लेता है वो मेटल। देखते हैं कैसे। तो एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम यूजुअली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एंड वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है, Al2O3। फॉर्मूला कैसे आया, फॉर्मूला वाला वीडियो देखो जाके, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, बैलेंस करेंगे तो आई थिंक दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी बैलेंस्ड। 4Al 6 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये होता है एल्यूमिनियम का कोरोशन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Al2O3 बन जाता है। Al2O3 इज व्हाइट इन कलर, व्हाइट कलर का एक पतला सा कोटिंग होता है। रिएक्शंस लिखते रहो, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। व्हाइट कलर का एक पतला सा कोटिंग होता है। अब मान लो आपके पास एक एल्यूमिनियम का कोई ऑब्जेक्ट है, इसको आप जब एटमॉस्फेयर में रखते हो तो क्या होता है बेसिकली, इसके चारों तरफ अपने आप जो बाहर बाहर के एल्यूमिनियम के एटम्स है, यहाँ पे जो एटम्स हैं वो सारे एटम्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम ठीक ठाक रिएक्टिविटी का होता है, मतलब कुछ बहुत ज्यादा नहीं बट मिडिल रिएक्टिविटी होता है, आयरन से तो ज्यादा ही होता है, ठीक है। मटर, आलू, ठीक। तो ये जो बाहर के जो एटम्स है ये रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना ली, Al2O3, और एक पतला सा कोटिंग जो है वो इसके चारों तरफ डिपॉजिट हो जाता है। ये जो ब्लू कलर का मैं बता रहा हूं, दिस इज बेसिकली द एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कोटिंग, व्हाइटिश टाइप का होता है, ठीक है। ये चारों तरफ ऐसे लेयर बना के डिपॉजिट हो जाता है। अब देखो, अब यहां पे अगर मान लो ऑक्सीजन और मॉइस्चर है, वो जब आएगा वो तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लेयर के साथ टकराएगा, वो तो एल्यूमिनियम तक जा ही नहीं पा रहा है, तो कुछ देर तो वो कोरोशन होगा, थोड़ा सा लेयर बनने के लिए टाइम लगता है, बट उसके बाद यही जो लेयर रहता है यही उसको प्रोटेक्ट करने लगता है, ठीक है, अंदर के एल्यूमिनियम को बचाने लगता है। तो ये यूजुअली यूटेंसिल्स में होता है। बर्तनों में देखो, आप धो के बर्तन रखे, एल्यूमिनियम का बर्तन है उसको धो के रख, ठीक है। अब पानी झड़ने के लिए कुछ देर रखना पड़ता है बर्तन को, है ना, इमीडिएटली आप धो के एकदम साथ ही साथ तो नहीं रखते, उसमें से वाटर जो वो ड्रिप होने के लिए थोड़ा 5-10 मिनट रखते हो। मान लो आपने रखा 5-10 मिनट में, एल्यूमिनियम जो था फ्रेश एल्यूमिनियम वो ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, वाटर भी आसपास आई क्योंकि वाटर ड्राई अप हो रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाया और वो सूख गया। अब आके 10 मिनट बाद आप देखोगे बर्तन व्हाइट कलर का हो गया। एल्यूमिनियम का कलर थोड़ा अलग सा होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम का कलर ऐसा, देखो एल्यूमिनियम का कलर ऐसा होता है, ग्रेइश व्हाइटिश ग्रे टाइप का। बट जब आपका बर्तन सूख रहा होगा, उस पे कोरोशन हुआ, बाहर जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर बना वो कुछ हद तक ऐसे सा दिखेगा, देखो व्हाइट व्हाइट स्पॉट्स जैसे दिखेंगे। तो आप आके फिर से सोचोगे अरे यार फिर से बर्तन गंदा कैसे हो गया, मैं तो अच्छे से धोया था, फिर व्हाइट हो गया। फिर से आप धो के रख दोगे, फिर उस लेयर को हटा दोगे,
तो फिर से कोरोड होगा। अब आप ऐसे अगर 5 बार लेयर को हटाते रहे, यार बर्तन साफ क्यों नहीं हो रहा है, बार बार सफेद सफेद धब्बे बन जा रहे हैं उस पे, तो बेसिकली दैट्स नॉट टॉक्सिक या फिर गंदगी, वो गंदगी नहीं है जो सोच के आप बार बार धोते जा रहे हो। वो एल्यूमिनियम का प्रॉपर्टी है, वो अपने चारों ओर एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर बना लेता है अपने अंदर के एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो बार बार धो मत, उससे आप और कोरोशन को बढ़ा रहे हो, आप उस लेयर को स्टेबल रहने ही नहीं दे रहे हो। आ रहा है समझ में? तो हल्का सा व्हाइट अगर लेयर है एल्यूमिनियम यूटेंसिल के ऊपर, रहने दो, इट्स प्रोटेक्टिंग दैट यूटेंसिल। आपने एक बार धोया ना, काफी है। आया समझ में? तो जल्दी से पढ़ लेते हैं। एल्यूमिनियम ऑन एक्सपोजर टू एयर गेट्स कोटेड विद अ वाइट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ Al2O3। दिस प्रोटेक्ट्स द मेटल अंडरनीथ, नीचे जो मेटल रहता है उसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन एंड कोरोशन। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। डू सब्सक्राइब टू द चैनल, like the video. I'll see you in the next video. Bye.